ठीक है, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, जिसको टू सोर्स इंटरफेरेंस भी कहते हैं, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। But this is basically two source interference, two source interference। टू सोर्स इंटरफेरेंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक शीट जिसमें सिंगल स्लिट है, फिर उसके बाद एक शीट जिसमें दो स्लिट्स, and then we have a screen, all right, single slit, then double slit, इसलिए इसको टू सोर्स इंटरफेरेंस कह रहे हैं। सिंगल स्लिट से लाइट डिफ्रैक्ट होगी और दोनों स्लिट्स पर, जो सामने शीट है उस पर दोनों स्लिट्स पर लाइट जब फॉल करेगी तो ये लाइट कोहेरेंट होगी। मसला ये है कि हमने दो सोर्सेज अलग से क्यों इस्तेमाल नहीं की। वजह यह है कि दो सोर्सेज से आने वाली लाइट वेव्स जो है वो कोहेरेंट ना हो, ये पॉसिबिलिटी उसमें कम है और इसमें ये मैक्सिमम है। मतलब ये वेव्स यूनिफॉर्मली हर तरफ स्प्रेड हो रही हैं। अब जब ये वेव्स इस शीट पर आएंगी जिस पर दो स्लिट्स हैं, तो इन दोनों स्लिट्स में से वेव्स एक साथ इमर्ज होंगी, राइट, और दोनों स्लिट में से आने वाली वेव्स ये कोहेरेंट होंगी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है तो वेव्स जब इस स्लिट से इमर्ज हो रही हैं, इनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इसलिए हम इसे कोहेरेंट कह रहे हैं। अब ये वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी। सो यू कैन सी द पॉइंट जहाँ पर ये वेव एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ये देखें इस जगह पर, तो यहाँ इंटरफेरेंस शुरू होगी। देन जैसे ही प्रोपेगेट करेंगी और भी पॉइंट्स पर इंटरफेरेंस होगी। इस तरीके से ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्या कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, वी कॉल दिस इंटरफेरेंस, और इस तरीके से ये प्रोपेगेट होता चला जाएगा। तो जहाँ पर ये देखें ये वेव फ्रंट्स बनाए, वेव फ्रंट्स हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था कि किसी भी क्रेस्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट्स जब क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और बीच वाले पॉइंट्स पर ज़ाहिर दो क्रेस्ट के दरमियान एक ट्रफ होता है। तो ये दो क्रेस्ट के दरमियान जो ट्रफ है, ट्रफ की पोजीशन को मैंने ब्लैक डॉटेड लाइन से इसमें हाईलाइट किया है। तो देखें, तो दो क्रेस्ट के दरमियान एक ट्रफ है, तो जब क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिले या ट्रफ टू ट्रफ मिले तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यू मे नोट इट डाउन, लुक हियर, बिटवीन टू क्रेस्ट देयर इज ट्रफ। जब ट्रफ टू ट्रफ मीट कर रहा है तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिल रहा है तब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन जब एक क्रेस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है इधर, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पॉइंट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप हाईलाइट कर लें, इसको समझ लें। व्हेन क्रेस्ट मीट्स विद अ क्रेस्ट और ट्रफ मीट्स विद अ ट्रफ, इट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट व्हेन अ क्रेस्ट मीट्स विद अ ट्रफ, दैट इज द पॉइंट वेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स। तो मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए C और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए D के आइडेंटिटीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। C is for the constructive interference, points with constructive interference, and the point with destructive interference are these। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स हैं जहाँ क्रेस्ट टू ट्रफ मिलेगा। अच्छा, ये प्रोपेगेट होगा तो सामने स्क्रीन पर, दिस इज स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म कह सकते हैं आप,
इस पर आपको ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल जाएंगे। तो ये सारे सेंटर में आ रहे हैं, ये ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड देन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लाइक ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। ये जो ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस को हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, कल वाले पैटर्न में, डिफ्रैक्शन पैटर्न में, और आज ये टू सोर्स इंटरफेरेंस पैटर्न में डिफरेंसेस हैं। कल जो साइज ऑफ फ्रिंज था या साइज ऑफ मैक्सिमा था, वो ऑर्डर इंक्रीज होने से साइज डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर सारे ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस, इनका साइज सेम होगा। तो सेम साइज के ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं। इस तरह आपको ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है। जो सेंटर में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, इट हैज़ m equals 0, it has m equals +1, +2 and so on, -1, -2, मतलब m is order of fringe, m is order of fringe. Yesterday we used the word maxima for m here. तो यहाँ पर आज हम यूज़ कर रहे हैं फ्रिंज। तो ये जो बैंड्स या फ्रिंज मिल रहे हैं आपको ब्राइट और डार्क, तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट है। सो लाइट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, हियर इट इज़ डिफ्रैक्टेड, और जब ये एक ऐसे शीट पर पहुँचेगी जिसमें दो स्लिट्स हैं, तो इन दोनों स्लिट से जो लाइट इमर्ज होगी वो कोहेरेंट होगी, और इन दोनों स्लिट से जो लाइट इमर्ज हो रही है उनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। फेज डिफरेंस क्या है? 0। और अगर हम दो सेपरेट लाइट सोर्सेज इस्तेमाल करें तो उससे कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव्स लेना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने एक ही स्लिट से लाइट को यूनिफॉर्मली स्प्रेड करवाया और फिर एक ऐसे शीट पर इस लाइट को शाइन किया जिसमें दो स्लिट्स थी, और इन दोनों स्लिट्स से जो लाइट इमर्ज हो रही है ये कोहेरेंट है। अब ये कोहेरेंट क्या है, तो राइट दिस डाउन। नंबर 1, मोनोक्रोमेटिक light. Monochromatic light means single wavelength light, single wavelength light, या फिर single color light भी कह सकते हैं आप, single color light. Number 2, coherent waves. Constant phase difference between waves, constant phase difference between waves. मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर लाइट भी कह सकते हैं आप उसको। कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या है कि वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। लेट्स सपोज अगर वो 0 डिग्री है तो हर वक्त क्या है, 0 डिग्री, इस तरीके से। नेक्स्ट, अब इसका ये तो इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स कि किस तरीके से लाइट जो है वो हर स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रही है और कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब इसका हम रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम में समझिएगा, हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। फॉर दिस वी हैव दीज टू स्लिट्स ऑन द शीट। स्लिट 1, स्लिट 2, स्लिट 1 एंड स्लिट 2। स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन है, it is D. Separation between slits, it is D. अच्छा, कल हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में D को ग्रेटिंग एलिमेंट के नाम से आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पर D जो है सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स है, क्योंकि यहाँ पर है ही दो स्लिट्स। देन वी हैव अ स्क्रीन एट अ लार्ज डिस्टेंस। तो जिस शीट पर स्लिट्स हैं वहाँ से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है D, कैपिटल D, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स।
स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न है, ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे आपको. सो अ पैटर्न ऑफ दिस टाइप ऑन द स्क्रीन. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस. इस तरीके से लाइट जो स्लिट 1 और स्लिट 2 से आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पर पहुंचती है लाइट, तो स्लिट 1 से आने वाली वेव्स और स्लिट 2 से आने वाली वेव्स दोनों जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं वो सेम नहीं है. लाइट फ्रॉम स्लिट 1 एंड स्लिट 2 व्हेन रीचेस दिस पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, वी कॉल दिस O. आप इसको P मार्क कर दें, P, दिस इज O. ओके. स्लिट 1 और स्लिट 2 से आने वाले वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहे. स्लिट 2 से आने वाली वेव्स ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है, स्लिट 1 से आने वाली वेव्स ने डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है. ये जो पाथ लेंथ डिफरेंस है दोनों के दरमियान, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस. तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस वेव्स जो स्लिट 2 से आ रही हैं उन्होंने ट्रेवल किया वो कितना है. अगर हम इस पॉइंट P से मेजर करें, जितना डिस्टेंस S1 तक है, पॉइंट P से उतना ही डिस्टेंस इस लाइन पर हम ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस इतना बनता है. अब इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम कहते हैं पाथ डिफरेंस. ये है एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो लाइट फ्रॉम स्लिट 2 ने ट्रेवल किया. दिस इज पाथ डिफरेंस. अब इसको चेक कीजिए. स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट P अप टू स्लिट 1 जो लेंथ बनती है, अगर वही लेंथ आप इस लाइट जो स्लिट 2 से आ रही है यहाँ पर ले लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट तक ये लेंथ सेम हो जाती है. ये वो एक्स्ट्रा लेंथ है, ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो स्लिट 2 से आने वाले वेव्स ने ट्रेवल किया. कहाँ तक? पॉइंट P तक. तो इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को क्या लेबल दे रहे हैं हम? इट इज़ कॉल्ड पाथ डिफरेंस. अगर हम इन दोनों स्लिट्स के सेंटर से इस पॉइंट P तक एक लाइन कनेक्ट करते हैं, दोनों स्लिट्स के सेंटर से पॉइंट P तक एक लाइन कनेक्ट करें, तो इस जगह पर ये जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिविएशन. हम इस एंगल को क्या कहते हैं? अच्छा देखें, ये टू द स्केल डायग्राम नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता. जो रियल सेटअप होता है उसमें स्लिट्स के दरमियान स्पेस बहुत कम होता है, कुछ मिलीमीटर्स का होता है गैप, और जबकि स्क्रीन का डिस्टेंस में भी अप्रॉक्सीमेटली अ मीटर और मीटर एंड हाफ होता है, तकरीबन 1-1.5 मीटर होता है. तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये डिस्टेंस भी हमने कम बनाया हुआ है. देन ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, हमने ये डिस्टेंस बहुत लार्ज बनाया हुआ है. इसलिए प्रैक्टिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इनअप्रोप्रिएट सा एंगल बन रहा है यहाँ पर, दैट इज़ एंगल थीटा, जिसको हम एंगुलर डिविएशन कह रहे हैं. नॉर्मली ये एंगल हम आमतौर पर स्लिट्स के सेंटर से लेते हैं. अगर आप टू द स्केल डायग्राम देखें तो उसमें स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग ना होने के बराबर है, तो ऐसा लगता है कि स्लिट्स के मिड पॉइंट से ही लाइट आ रही है. जस्ट फॉर एग्जांपल, कंसिडर दिस एज स्लिट सेपरेशन. नाउ अब आप देखें स्लिट सेपरेशन कितनी है. इट्स अ वेरी स्मॉल गैप, इट्स अ वेरी स्मॉल गैप. ये शीट है जिसमें दोनों स्लिट्स हैं, और अज्यूम कर लें इस जगह पर स्क्रीन है, अप्रॉक्सीमेटली अ मीटर अवे. अब आप ये देखें, ये स्लिट्स का सेंटर और स्क्रीन, तो ऐसा लगता है कि लाइट कहाँ से आ रही है? स्लिट्स के सेंटर से ही आ रही है. और जो पैटर्न मैंने इतना बड़ा वाइड बनाया हुआ है, इतना वाइड पैटर्न नहीं होता, हार्डली इट ऑक्यूपाइज दिस मच लेंथ, फ्यू सेंटीमीटर्स. जो पूरा पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न वो कुछ सेंटीमीटर्स को ऑक्यूपाई करेगा. तो अपरेंटली जो यहाँ पर एंगल आपको एक इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है, वो अगर रियल डायग्राम में देखेंगे तो जो टू द स्केल डायग्राम होगा उसमें आपको ये प्रैक्टिकल लगेगा बिल्कुल. कैसे कि आपको ऐसे ही लगेगा कि लाइट स्लिट से नहीं बल्कि कहाँ से आ रही है? मिड पार्ट ऑफ द स्लिट. तो स्लाइट डिविएशन है या स्लाइट डिफरेंस है इसका, इसलिए जो कि यहाँ पर आपको इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है. ठीक है. तो एंगल हम यहाँ पर क्या लेंगे? इट इज़ एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्लिट्स, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर डिविएशन अप टू द पॉइंट जहाँ तक मैक्सिमा या मिनिमम होगा, या जहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज होगा. क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट, ये एंगल ज्योमेट्रिकल थ्योरम से हम चेक कर लेंगे कि ये एंगल भी तकरीबन उतना ही बनेगा, या एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना कि ये एंगल है. इट्स एक्चुअली ड्रिवन बाय थ्योरम.
और फिलहाल मैं उस थ्योरम की डिटेल्स में नहीं जा रहा। अब यहाँ पर देखें एक ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, मैं इस ट्राइंगल को अलग से लेबल कर रहा हूँ ओ पी क्यू एट दिस पॉइंट, दिस इज ट्राइंगल ओ पी क्यू। और एक है ट्राइंगल S1 S2 R। कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल S1 S2 R। और ज़रा ट्राइंगल S1 S2 R को ज़रा देखें, ट्राइंगल S1 S2 एंड R। इट्स अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्रीज एंगल इस जगह पर है। तो ये वाली लेंथ है D, दिस वन इज S1, दिस वन इज S2 एंड इट इज R। अब देखें बेटा, इस साइड को जिसको हमने नाम दिया है पाथ डिफरेंस, इस साइड का नाम क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस। तो एंगल थीटा के लिए ये साइड कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर। तो देखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर? साइन फंक्शन के बराबर। एंगल का नाम लिख देंगे तो फिर हम ये पाथ डिफरेंस लिख देंगे, पाथ डिफरेंस इक्वल्स अपॉन डी इक्वल्स साइन थीटा। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर हुआ? इट इज इक्वल डी साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? डी साइन थीटा फॉर दिस डायग्राम। ये हमने ट्राइंगल इस डायग्राम से एक्सट्रैक्ट किया। स्टार्टिंग विद दैट, इंटरफेरेंस क्या है? और यहां पर हम टू सोर्स इंटरफेरेंस डील कर रहे हैं। तो पहले इंटरफेरेंस, तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस when two or more waves meet or superpose, when two or more waves meet or superpose, when two or more waves meet or superpose, then resultant displacement या फिर रिजल्टेंट इफेक्ट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट और इफेक्ट्स। और तो जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स मिलेंगी या सुपरपोज होंगी तो उनसे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो रिजल्टेंट इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट्स का क्या होगा? सम होगा। ये है इंटरफेरेंस। कंडीशंस क्या है कोई भी दो वेव्स के इंटरफेरेंस की? कंडीशन जरा समझिएगा। कंडीशंस फॉर वेव्स टू इंटरफेयर, Number one, the waves must meet at a point. The waves must meet at a point. Number two, the waves must be of the same kind. Waves must be of same kind. मतलब both transverse और both longitudinal, that is both transverse or longitudinal, Number three, the waves must have same direction of vibration or polarization. The waves must have same direction of polarization. राइट देखें कौन सी दो तरह की वेव्स या कौन सी वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी, उसकी कंडीशंस क्या हैं? अच्छा, नॉर्मल ऐसा है कि आप लोगों ने कंडीशंस जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कंडीशंस के नाम से पढ़ा।
बट यहाँ पर हम जो कंडीशंस पढ़ रहे हैं फिलहाल पहले इसको आइडेंटिफाई कर लें कि कब वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी, उसकी क्या कंडीशंस हैं, वेव्स के इंटरफेरेंस करने की क्या कंडीशंस हैं, कि कंस्ट्रक्टिव करना है डिस्ट्रक्टिव करना है वो तो बात के, वो तो इफेक्ट्स हैं एक्चुअली, लेकिन कब वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी। नंबर 1 जब वेव्स मिलेंगी, और कौन सी वेव्स मिलने के बाद इंटरफेरेंस हो रही है। नंबर 2 उन सारी वेव्स या जो दो से ज़्यादा वेव्स आपस में मिल रही हैं वो सेम टाइप की हो, वो वेव्स क्या हो बेटा, सेम टाइप की, या तो दोनों ट्रांसवर्स हो या दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो। अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो एक साउंड वेव है तो दूसरी भी होनी चाहिए, साउंड वेव होनी चाहिए। नंबर 3 अगर ट्रांसवर्स वेव्स हैं तो उनका सेम डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन पे हो रही है तो दूसरी ट्रांसवर्स वेव की भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन वर्टिकल प्लेन पे होनी चाहिए, तो फिर वो इंटरफेरेंस करेंगे। मतलब दोनों वेव्स का डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या होना चाहिए, सेम। ज़रा पोलराइजेशन वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि ट्रांसवर्स वेव एग्जिबिट करती हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ट्रांसवर्स वेव को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे या ट्रांसवर्स वेव का रेफरेंस देंगे। तो ट्रांसवर्स वेव में लाइट वेव की अगर मैं बात करूँ तो जो दो लाइट वेव्स आपस में मिल रही हैं सेम डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या, अगर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल पे ऑसिलेशन कर रहा है तो दूसरी फील्ड का भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट किस पे, या दूसरी वेव का भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वर्टिकल प्लेन पे ऑसिलेशन कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन होगी तो फिर वो वेव्स इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं किसी भी दो वेव्स के इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी है, मिले देन सेम टाइप की हो, सेम काइंड की हो, एंड देन सेम डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन होगा, फिर इंटरफेरेंस होगा। अब कंस्ट्रक्टिव हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या शराइत है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या शराइत है। उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ये है, एक सिंगल स्लिट जिसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हुई, ये डिफ्रैक्ट हुई, एक सामने एक और शीट रखी जिसमें दो स्लिट्स थी, इन दोनों स्लिट्स में से लाइट एक साथ इमर्ज हुई है, सेम इंटेंसिटी में इमर्ज हुई है, कोहेरेंट है, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनके दरमियान, और फिर ये वेव आपस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। अब देखिए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस स्पेस में भी हो रही है, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आएगी। इसके लिए हमें डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। अगर हम एक इंटेंसिटी मीटर इस इलाके में मूव करवाएं तो इंटेंसिटी मीटर जब इस सी पर आएगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज इंटेंसिटी बताएगा, जब डी पर आएगा तो डिक्रीज इंटेंसिटी रिकॉर्ड करेगा। तो ये इंटेंसिटी की वेरिएशन हमें बता रही है कि भाई किस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और किस पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव। सो डू नॉट थिंक कि इस स्पेस में इंटरफेरेंस नहीं हो रही, इस स्पेस में भी इंटरफेरेंस हो रही है, बट उस इंटरफेरेंस से प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट्स आपके लिए विजिबल नहीं है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। देन विजिबल इफेक्ट्स के लिए अगर विजिबल लाइट इस्तेमाल हो रही है तो आपको अल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। जहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगा दैट इज फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस हमने यहाँ सॉल्व किया है। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? The difference in length of path traveled by the waves from slit 1 and slit 2. The difference in length of path traveled by the waves from slits S1 एंड S2, ठीक है। स्लिट्स S1 और S2 से आने वाली वेव्स जो पाथ ट्रेवल कर रही हैं उन पाथ की लेंथ का जो डिफरेंस है हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। जनरल एक्सप्रेशन जो पाथ डिफरेंस की है वो ये, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी टाइप ऑफ वेव्स। पाथ डिफरेंस जनरल एक्सप्रेशन इट इज S2P माइनस S1P। जस्ट डिफरेंस ले लें इन दोनों लेंथ्स का, ये जनरल एक्सप्रेशन है। ज़रूरी नहीं है कि लाइट के ऊपर आप अप्लाई करें, लाइट है, सोर्स ऑफ साउंड है, दो सोर्सेज ऑफ साउंड है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल होगा ये एक्सप्रेशन पाथ डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस का ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन है। इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी सिंगल टाइप ऑफ वेव, चाहे वो दो वाटर वेव्स की सोर्सेज हैं, चाहे वो दो लाइट वेव्स की सोर्सेज हैं, चाहे वो दो साउंड वेव की सोर्सेज हैं,
सबके लिए वैलिड है। हाँ, इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि लाइट के ऊपर परफॉर्म किया गया, अब जो स्पेसिफिक फार्मूला है पाथ डिफरेंस का वो ये, पाथ डिफरेंस का फार्मूला है डी साइन थीटा, ठीक है, ये जनरल फार्मूला। और फॉर दिस टू सोर्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होगा, पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है, it is equals d sin theta. Now what is theta? It is angular deviation, angular deviation, or d is slit separation, slit separation. ये दो आइडेंटिटीज इसमें इस्तेमाल हुई है, लेकिन ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, टू सोर्स इंटरफेरेंस के लिए वैलिड है। मेरी बात सुनो, उसकी नहीं, ठीक है बेटा, किसके लिए वैलिड है, टू सोर्स इंटरफेरेंस। ऊपर वाला जनरल एक्सप्रेशन है वो हर तरह के सोर्सेज के लिए वैलिड होगा, साउंड सोर्सेज हो, वाटर की सोर्सेज हो, लाइट सोर्सेज हो, सबके लिए। अब है स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। अब ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है ये है परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर constructive interference, condition for constructive interference, this is perfect constructive and perfect destructive interference हम डिस्कस करेंगे। when path difference is equal to an integral multiple of when path difference is equal to an integral multiple of wavelengths, then waves from slits S1 and S2 meets constructively at point P. डायग्राम के हिसाब से हमने इसको पॉइंट P आइडेंटिफाई किया, तो पाथ डिफरेंस जब इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स के बराबर होगा, मतलब 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ, तो फिर स्लिट 1 और स्लिट 2 से आने वाले वेव्स पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ये है पाथ इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैथमेटिकली इसको किस तरीके से लिखना है उसको समझें। ये वाली साइड रेस करूं बेटा, ऑलराइट, दिस पैटर्न इज एक्चुअली नीडेड, तो मैं फिलहाल पैटर्न को रेज नहीं कर रहा। ऑलराइट, अब ये जो मैथमेटिकल मेथड है या जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये किन कंडीशंस में काम करेगा, ये कंडीशन ज़रा समझ लीजिएगा। पहला तो ये हमने पॉइंट लिख दिया, मैथमेटिकली पाथ डिफरेंस किसके बराबर, path difference must be equal to m lambda. Now what is m? M is the order of fringe. M is also an integer actually here. So like अगर path difference आप ये लिख देते हैं S2p minus S1p, तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया, हर तरह के वेव्स के लिए वैलिड है। और अगर आपने लिख दिया d sin theta, तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, फॉर Young's double slit experiment, that is interference of two light waves actually, where m is equals 0 plus minus 1 plus minus 2, integer values है होती ना बेटा, plus minus 3 and so on।
So we have just written here the integer numbers for m. ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है, वी पुट दिस वैल्यू m इक्वल्स 1, तो ये इस जगह पर आएगा. अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है तो m की वैल्यू 0 लिखेंगे, इट विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. सही है. m इज ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, m इज एन इंटीजर नंबर ऑल्सो. माइनस में लिखेंगे तो ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से नीचे वाले फ्रिंजेस की बात होगी, प्लस में लिखेंगे तो ऊपर वाले फ्रिंज. क्लियर हो गया. इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस कंडीशन क्या है? ये है इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस और एक इन टर्म्स ऑफ है फेज डिफरेंस. कंडीशन फेज फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, in terms of phase difference, between waves, it will be equals phase difference must be equals m 2 pi रेडियंस. आमतौर पर 2m pi रेडियंस भी लिखते हैं इसको, या आप इसको मल्टीप्लाई का साइन बीच में रख दें. 2 pi रेडियंस m इंटू 2 pi रेडियंस. m की वैल्यू वही है बेटा, 0 लिखेंगे फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, 1 लिख देंगे तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 pi रेडियंस, 2 लिख देंगे तो 4 pi रेडियंस, मतलब 2 वेवलेंथ्स के बराबर 3 वेवलेंथ्स का फेज डिफरेंस. इस तरीके से. तो इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस कंडीशन ये हो गई, और इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस कंडीशन ये. देखिए m लैम्बडा इसके साथ नहीं लगा रहे. लैम्बडा कब लग रहा है? जब पाथ डिफरेंस की बात कर रहे हैं. पाथ इज ए लेंथ, पाथ इज व्हाट इज ए लेंथ, और उस लेंथ के हसूल के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर वेवलेंथ लिखा है. जबकि फेज इज एन एंगल, और उस एंगल के लिए हमने क्या लिखा है, 2 pi रेडियंस. इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. कब? जब आपको पाथ डिफरेंस की टर्म्स में और जब आपको फेज डिफरेंस की टर्म्स में मिलेगी. नेक्स्ट, अब है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस when path difference is equal to an odd number multiples of half wavelength, an odd number multiple of half wavelength. Then waves from slits S1 and S2 meets destructively at point P. अगर पाथ डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर मल्टीपल्स हो किसका, हाफ वेवलेंथ का, कंप्लीट वेवलेंथ का नहीं, हाफ वेवलेंथ का, तो फिर जो स्लिट 1 और स्लिट 2 से आने वाली वेव्स हैं वो पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी. और ये एक कंडीशन है किसकी, परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की. किसके लिए? परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. देन पाथ डिफरेंस it is equals m plus half wavelength, m plus half wavelength. ठीक है. वो जो ऑड नंबर मल्टीपल हाफ वेवलेंथ का था वो हमने इसको कुछ इस तरीके से सम अप कर लिया. ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ वेयर m इज द सेम. m इज व्हाट, इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह वैल्यूज हैं. अच्छा, इसमें आप d साइन थीटा लिखें या s1 S2p minus S1p लिखें, it has the same thing. और दूसरा केस में S2p
माइनस S1P इक्वल्स m प्लस हाफ वेवलेंथ। तो ये दोनों ही आइडेंटिटीज इस्तेमाल होती हैं फॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगी फॉर एवरी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट यू यूज दिस आइडेंटिटी, ये जनरल आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज m? m has the same meaning. It is 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on. These are the values of m. ठीक है, तो m की वैल्यूज अगर आप चाहें तो इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये पाथ डिफरेंस, ये एक लेंथ है, ये कितनी वेवलेंथ्स को ऑक्यूपाई करेगी, इसको समझेगा। व्हेन दिस पाथ डिफरेंस ऑक्यूपाइज वन वेवलेंथ, व्हेन इट ऑक्यूपाइज टू वेवलेंथ्स, व्हेन इट ऑक्यूपाइज थ्री वेवलेंथ्स, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन है, इट मस्ट ऑक्यूपाई ए होल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स एक्चुअली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर वन वेवलेंथ के जितना होगा ये पाथ डिफरेंस का साइज, तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बनेगा। अगर दो वेवलेंथ्स के जितना होगा तो सेकंड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, तीन वेवलेंथ्स के जितना होगा तो थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, इस तरीके से। और अगर यही पाथ डिफरेंस में अगर हाफ वेवलेंथ के बराबर है या 1.5 वेवलेंथ के बराबर है, मतलब 1 हाफ वेवलेंथ, 3 हाफ वेवलेंथ, 5 हाफ वेवलेंथ, मतलब ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ चल रहा है ना, हमने यहाँ कंडीशन ये लिखी। इफ दिस पाथ डिफरेंस हैज अ साइज इक्वल टू 1 हाफ वेवलेंथ, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी पी पर। अगर यही पाथ डिफरेंस 3 हाफ वेवलेंथ के बराबर है, 3 हाफ वेवलेंथ मतलब 1.5 वेवलेंथ, 3 हाफ वेवलेंथ किसके बराबर होती हैं? 1 कंप्लीट एंड हाफ वेवलेंथ के बराबर, तो भी पॉइंट पी पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ये 5 हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा तो भी पॉइंट पी पर वेव्स डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगी। ठीक है, तो ये है कंडीशंस का मतलब। तो फेज डिफरेंस के टर्म्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, इसको समझें। In terms of phase difference for the condition for destructive interference, for perfect, actually this is not for ordinary destructive, this is for perfect destructive interference, phase difference must be m plus half टू पाई रेडियन, m plus half into 2 pi रेडियंस। ये है फेज डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मेक इट क्लियर, फॉर परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं इसमें ऐड कर दूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है ये। टेक अ लुक, बस ठीक है, इसमें आप ऐड कर लीजिएगा परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें सिर्फ फ्रिंज स्पेसिंग डिस्कस करना है, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। जल्दी थक जाते हो आप लोग, जेन जी हो ना, इसलिए। हाँ तो बेटा रातों को जागोगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, क्या तहज्जुद पढ़ने के लिए जाग रहे होते हो? पेपर की तैयारी करते हो? पेपर की तैयारी क्या करनी है, मोबाइल चार्जिंग पर लगाना है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो। नहीं बेटा, मेरा नाम कोई तुम्हें फ़ायदा नहीं देगा फ़िलहाल इन एग्ज़ाम्स में, तो ख़ास तौर पे तुम अपने साथ साथ अपने सर को भी गड़वाओगे। हाँ ऑलराइट,
ये साइड चलिए लिखा रहे फिलहाल। अब है बेटा पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की कौन सा ब्राइट फ्रिंज की क्या पोजीशन होगी, कौन से डार्क फ्रिंज की क्या पोजीशन होगी, जरा इसको क्लियर कीजिएगा। पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज। For bright fringe, position of bright fringe, it is equals y bright, bright के लिए मैं b लिख रहा हूँ, it is m lambda l upon d। अच्छा आप आइडेंटिटीज में इसको L लिख दें भाई, m लैम्डा L अपॉन, क्योंकि आप कंफ्यूज कर देंगे स्मॉल d और कैपिटल D में कंफ्यूजन ना हो जाए, तो मैंने ये आइडेंटिटी रेज करके इसको क्या लिख दिया बेटा, L। सो सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इट इज L। अच्छा एक एजुकेशन स्ट्रीम है जिसमें हम ये D लिखते हैं, कैपिटल D, ठीक है, इसलिए मेरे ध्यान में वो कैपिटल D था तो मैंने कैपिटल D लिखा, बट एक्चुअली इन दिस स्ट्रीम इट इज टेकन एज L, m लैम्डा L अपॉन D। अगर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, लुक हियर, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में m की वैल्यू 1 लिखेंगे, वेवलेंथ ऑफ वेव्स, और L इज द सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन और स्लिट सेपरेशन। लुक हियर इन दिस डायग्राम, फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन से ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशंस ली जाती हैं। सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज दिस इज y ब्राइट 1। इसी तरीके से सेकंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन इट इज y ब्राइट 2, लाइक दिस। तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंसेस को हम पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज कहते हैं, relative to the central bright fringe, relative to the central bright। so central bright fringe से पहले bright fringe का या central bright fringe से दूसरे bright fringe का या तीसरे bright fringe का जो distance होगा उसको हम position of bright fringe कहते हैं। similarly position of dark fringe, position of dark fringe it is y dark, it is equals m plus half lambda L upon D। आइडेंटिटीज बेटा ज़रा चेक कर लीजिए, जो हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कंडीशन यूज़ किया तो हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिला, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला कंडीशन यूज़ किया तो हमें पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज मिलेगा। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज इट इज लाइक दिस, so ये y dark 1, similarly this is dark fringe, this position is y dark 2, y d2, is it clear? so position of first dark fringe, second dark fringe and so on। confusion है इसमें, relative to the center of central bright fringe, central bright fringe से हम ये position या distance measure करेंगे। Last point from the double slit interference experiment, it is fringe spacing। Young's modulus, Young's modulus, modulus of elasticity वो अलग चीज़ है, ये अलग है। It's not Young modulus, it is position of bright fringe। वो Young modulus इत्तेफाक से वो भी y से ही लिखेंगे, वो भी किससे लिखेंगे, y से लिखेंगे। नाउ फ्रिंज स्पेसिंग, इसको डेल्टा x से लेबल करेंगे हम। फ्रिंज स्पेसिंग क्या है, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं,
fringe spacing, the distance between two consecutive bright or dark fringes, bright or dark fringes, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हों और दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस हों, इनके दरमियान फ्रिंज डिस्टेंस और फ्रिंज स्पेसिंग कहलाता है। और सारे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का साइज सेम होता है, इसलिए फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा एक्स बराबर है लैम्डा एल अपॉन डी। अब यही एक्सप्रेशन फैक्टर्स बता रही है जिससे फ्रिंज स्पेसिंग चेंज होगी। सो फ्रिंज स्पेसिंग फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स affecting fringe spacing, all these are the factors। अगर वेवलेंथ और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कांस्टेंट है तो फ्रिंज स्पेसिंग, अच्छा देखिए इनमें से जब हम किसी एक पैरामीटर को यूज करें तो बाकी दो कांस्टेंट हैं, बाकी दो क्या हैं? कांस्टेंट। मतलब जब आप वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं तो स्लिट सेपरेशन और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कांस्टेंट, जब आप डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं तो स्लिट सेपरेशन और वेवलेंथ कांस्टेंट, और जब आप स्लिट सेपरेशन के साथ रिलेशनशिप इसके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो फिर वेवलेंथ और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कांस्टेंट है। मतलब जब आप किसी एक क्वांटिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो बाकी दो क्वांटिटीज फिक्स करें, या अगर कभी दो के साथ करेंगे तो तीसरी फिक्स होगी, या अगर तीनों को कंपेयर करें तो तीनों इस्तेमाल करेंगे। तो ये हैं वो फैक्टर्स जिससे फ्रिंज स्पेसिंग चेंज हो सकती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है वेवलेंथ के साथ और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन के साथ, और इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ है? स्लिट सेपरेशन। स्लिट के दरमियान सेपरेशन कम करने से फ्रिंज का साइज बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। आमतौर पर जो कॉमन सोर्स ऑफ एरर जो कैंडिडेट्स करते हैं वो उनमें सोर्स ऑफ एरर क्या है? जो कॉमन एरर्स हैं उसका सबसे कॉमन सोर्स है वो ये, इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। स्लिट्स के दरमियान गैप कम करूंगा तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। फ्रिंज स्पेसिंग यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान फासला या फिर दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान फासला, ये फासला कहलाता है फ्रिंज स्पेसिंग। फिलहाल मैं यहाँ पर एक और ब्राइट फ्रिंज बना दूँ ताकि आप ये फासला आइडेंटिफाई कर लो। दो डार्क फ्रिंज हो या दो ब्राइट फ्रिंज हो, ये फासला क्या कहलाएगा बेटा? फ्रिंज स्पेसिंग। अच्छा, एक ब्राइट और एडजेसेंट डार्क फ्रिंज के दरमियान ये फासला कहलाता है हाफ ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग। एक ब्राइट और एडजेसेंट डार्क, इनके दरमियान जो फासला है दिस विल बी इक्वल्स हाफ ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग, हाफ ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग। इज इट क्लियर? व्हाट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ना इस्तेमाल करें, हम एक वाइट लाइट इस्तेमाल करें तो क्या होगा? एग्जैक्टली हर ब्राइट फ्रिंज में आपको 7 कलर्स मिलेंगे। हर ब्राइट फ्रिंज में आपको क्या मिलेगा? 7 बैंड्स ऑफ कलर मिलेगा, जो कि नॉर्मली रेनबो वाले कलर्स होते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एक्सेप्ट फ्रॉम द सेंट्रल वन। एक्सेप्ट फ्रॉम द सेंट्रल वन वाइट रहेगा, सेंटर वाला वाइट रहेगा, लेकिन फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज में आपको 7 बैंड्स मिलेंगे, सेकंड ब्राइट फ्रिंज में भी आपको इस तरीके से आपको 7 बैंड्स ऑफ कलर्स मिलते चले जाएंगे। अच्छा, अब ये बात समझ लें, इंपॉर्टेंट है, ये जो परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं जो हमने यहाँ पर मार्क की हैं, ये किन कंडीशंस में काम आएंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस? नंबर 1, लाइट नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, मतलब जो स्लिट्स पर लाइट आके या जो स्लिट से इस शीट पर जिससे लाइट पास हो रही है, light is approaching this sheet at 90 degrees, at what? 90 degrees। इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। यस, नंबर 1, these equations holds valid for normal incidence। नॉर्मल इंसिडेंस
ठीक है, दोनों स्लिट से जो लाइट इमर्ज हो रही है वो कोहेरेंट वेव्स हैं। लाइट इमर्जिंग both the slits is coherent and in phase। मतलब दोनों वे स्लिट से जो लाइट इमर्ज हो रही है वो कोहेरेंट है और उन दोनों स्लिट से इमर्ज होने वाली लाइट्स जो है वो इन फेज है। मतलब अगर एक वेव का इसमें से क्रेस्ट इमर्ज हो रहा है तो दूसरी स्लिट में से भी उस वक्त क्रेस्ट ही इमर्ज होना चाहिए, तो सेम फेज रिलेशनशिप होगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगी। तो फिर परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस हैं ये। नॉर्मल इंसिडेंस और जो लाइट दोनों स्लिट से इमर्ज हो रही है वो सेम फेज में है और कोहेरेंट भी है। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, फर्ज करें अगर हम इसमें से किसी एक स्लिट से आने वाली वेव्स अगर अज्यूम करें, पहले इसको क्लियर कीजिएगा, परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? जब दोनों स्लिट से इमर्ज होने वाली वेव्स या लाइट की इंटेंसिटी सेम होगी। लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी। तो फिर यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगा, ये परफेक्ट ब्राइट फ्रिंज, परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव, परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव। लेकिन अगर फर्ज करें किसी एक स्लिट को आप छोटा कर दें, एक स्लिट का साइज छोटा कर दें, मतलब उससे आने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाए? कम हो जाए। किसी एक स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज कर देते हैं तो बताइए इस इंटरफेरेंस पैटर्न पर क्या फर्क पड़ेगा? लाइट emerging from both the slits has the same intensity। has the same intensity मतलब एम्पलीट्यूड सेम है, लाइट दोनों स्लिट से आने वाली कोहेरेंट है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है और दोनों फेज में, और नॉर्मल इंसिडेंस है, फिर चलेगा। मतलब अगर लाइट इस तरह अगर आ रही है एंगल पे तो नहीं फार्मूला चलेगा, ये मैथमेटिकल मॉडल फिर काम नहीं करेगा। अच्छा, अब इसमें आपसे सवाल है, अब ज़रा इससे हटते हैं, ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर दोनों स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम नहीं है, एक स्लिट का साइज़ छोटा कर दिया या एक स्लिट को थोड़ा सा ढाँप दिया हमने, कवर कर दिया थोड़ा सा, तो अब एक स्लिट से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई, दूसरे से जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी पहले जितनी है, तो बेटा उससे इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब ये सुन लो, अब ये याद कर लेना आप। जब हमने ये वाली कंडीशन लगाई थी तो इक्वल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, इक्वल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम आर अराइविंग फ्रॉम स्लिट 1 एंड स्लिट 2 आर कमिंग फ्रॉम स्लिट 1 एंड स्लिट 2 एट पॉइंट P। सो लाइक अगर 1 बिलियन वेव स्लिट 1 से आ रही थी पर यूनिट टाइम और 1 बिलियन वेव स्लिट 2 से भी आ रही थी पर यूनिट टाइम, तो 1 बिलियन वेव्स के इफेक्ट को 1 बिलियन वेव्स के इफेक्ट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐड हो गई। ठीक है, तो 1 बिलियन वेव्स से वो 2 बिलियन वेव्स का इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, 1 बिलियन फ्रॉम ईच स्लिट। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी तो 1 बिलियन वेव्स के इफेक्ट को 1 बिलियन वेव्स में ही कैंसिल कर दिया, तो 0 वेव्स का रिजल्टेंट बचा। इक्वल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम आई ना। अब अगर हमने एक स्लिट को ढाँप दिया या एक स्लिट का साइज छोटा कर दिया, अब उससे आने वाली वेव्स कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम जो आ रही हैं उस एरिया पर अब वो कम आ रही हैं। अब पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हर स्लिट से 1 बिलियन वेव्स पर यूनिट टाइम आ रही थी, तो 2 बिलियन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 बिलियन वेव्स का इफेक्ट हुआ। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 वेव का इफेक्ट रह गया। क्यों? 1 बिलियन वेव्स के इफेक्ट को 1 बिलियन वेव्स ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब क्या हो रहा है, जब हमने एक स्लिट का साइज थोड़ा छोटा कर दिया तो अब एक स्लिट से आ रही हैं 0.5 बिलियन वेव्स, दूसरी से 1 बिलियन वेव्स आ रही हैं। अब जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो कितनी वेव्स का इफेक्ट?
1.5 बिलियन वेज। पहले कितना हो रहा था? 2 बिलियन। तो ब्राइट फ्रिंज की ब्राइटनेस क्या हो गई? कम हो गई। अब जरा समझिएगा, ब्राइट फ्रिंज की ब्राइटनेस कम हो गई और डार्क फ्रिंज थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। कैसे? अब 1 बिलियन वेज के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए 1 बिलियन वेज नहीं है, 0.5 बिलियन वेज है। तो 0.5 बिलियन वेज का इफेक्ट कैंसिल हुआ, 0.5 बिलियन वेज का इफेक्ट रह गया है। तो डार्क बैंड जो है वो क्या बन जाएगा? थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, वहाँ थोड़ी सी लाइट मिल जाएगी। अब समझ में आई बात? ये परफेक्ट के लिए था, ठीक है। और हमने जो मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा वो परफेक्ट के लिए है। क्लियर हो गया? अगर एक स्लिट से आने वाली वेव्स की तादाद कम कर दें या उसकी इंटेंसिटी कम कर दें तो उसका इस इंटरफेरेंस पैटर्न पर क्या इफेक्ट आ रहा है? द ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज या इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेस, whereas the dark fringe becomes bright a little bit। समझ में आई बात? तो ये इस इंटरफेरेंस पैटर्न पर किसी एक स्लिट से आने वाली वेव्स की अगर इंटेंसिटी कम कर देते हैं तो उसका इफेक्ट है। जी बेटा, यही तो है ज्योमेट्रिकल शैडोज, इनको ही कहते हैं। उसके साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, साइज पे फर्क इन्हीं 3 कंडीशन से पड़ सकता है। यही 3 वो फैक्टर्स हैं जिससे इन फ्रिंजेस का साइज चेंज हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं ये सारा रेस करूँगा, आप जरा देख लीजिएगा। सो ऑल दैट मैथमेटिकल मॉडल होल्ड्स वैलिड फॉर दी अंडर दीज कंडीशंस। ओके, व्हाइट लाइट यूज करेंगे, देन यू विल गेट कलर्ड पैटर्न। ठीक है, इनइक्वल इंटेंसिटीज वाली लाइट आएंगी दोनों स्लिट से, तो क्या होगा? तो ब्राइटनेस ऑफ ब्राइट फ्रिंज कम हो जाएगी और डार्क फ्रिंज बिकम्स लाइट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ लाइट पहुँच जाएगी। आई एम गोइंग टू रेज दैट साइड। थिन फिल्म इंटरफेरेंस नाउ। Thin film interference। ऑलराइट, अच्छा देखिए, कुछ मैंने कोई ऐसे न्यूमेरिकल्स की यहाँ पर डिस्कशन नहीं की। न्यूमेरिकल्स अपेरेंटली आसान होंगे बिकॉज जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आपको अवेलेबल होगी, जस्ट यू नीड टू परफॉर्म सम बेसिक मैथमेटिकल स्टेप। ऑलराइट, वर्कशीट में ये सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अब ये थिन फिल्म क्या है और ये इंटरफेरेंस इफेक्ट क्या है, ज़रा समझिएगा। पहले इसकी एग्जांपल देख लें। अक्सर आपने देखा होगा कि कैमरे के लेंस के ऊपर आपको कुछ कलर्ड अपेयर्स हों, मतलब कैमरे के लेंस पर कुछ कलर्स नज़र आते होंगे। खाली कैमरे के लेंस पर ही नहीं, आप कभी देखिएगा कि सोप बबल्स पर, ठीक है, आपको कलर्स नज़र आएंगे। ये जो विविड कलर्स आपको कैमरे के लेंस पर या सोप बबल्स पर नज़र आ रहे हैं, या कभी जिस घर आपके घर में जहाँ पर जिस गैराज में गाड़ी खड़ी होती है, कभी वहाँ पर पानी से धुलाई हो तो उस गैराज में भी जो पानी से जब धुलाई होगी उस पानी के ऊपर आपको कुछ कलर्ड नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो जो विविड कलर्स, ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनमें आप देखें जो आपको विविड कलर्स नज़र आ रहे हैं सोप बबल्स पर, देन फ्लोटिंग ऑयल की लेयर्स पर, देन कैमरे के लेंस पर, इट इज़ एन इफेक्ट कॉज्ड बाय दिस इंटरफेरेंस। वो जो सोप की लेयर है बारीक सी, उसको हम कह रहे हैं थिन फिल्म। इसी तरीके से कैमरे के लेंस के ऊपर भी एक बारीक सी केमिकल की लेयर कोटेड होती है, उसका पर्पस अलग होता है। लेंस के ऊपर, कैमरे के लेंस पर जो लेयर कोटेड होती है उसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। यूवी लाइट को उसको क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है। देन कैमरे के लेंस को स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाना होता है, इसलिए उसके ऊपर लेयर कोट की जाती है ख़ास किस्म के केमिकल की। तो डिपेंड करता है पर्पस क्या है।
वो जो बारीक सी लेयर कैमरे के लेंस पर कोटेड है उसको हम कहते हैं थिन फिल्म। और कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसके ऊपर? इंटरफेरेंस इफेक्ट। लाइट उस थिन फिल्म के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और इंटरफेरेंस करती है। तो ये जो टॉप और बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटरफेरेंस है, उस इंटरफेरेंस के नतीजे में आपको विविड कलर्स नज़र आते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस? ये है वो प्रोसेस। विविड कलर्स अपीयर्स, विविड कलर्स अपीयर appears on soap bubbles, vivid color appears on soap bubbles, floating layer of oil on water, on the surface of water. Lenses of camera, etc., etc. The effect are the examples of thin film interference. ठीक है, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। लाइट reflected from the top and bottom surface light reflected from the top and bottom surface of thin film when interfere constructively then it produces this effect. ठीक है बेटा, लाइट जो है उस थिन फिल्म के टॉप और बॉटम सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है या इफेक्ट की जो मैथमेटिकल मेथड है वो ज़रा समझिएगा। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, फॉर एग्जाम्पल ये वो थिन लेयर है, दिस इज थिन लेयर ऑफ द फिल्म दैट मे बी कोटेड ऑन टॉप ऑफ ए लेंस और अ ग्लास। अच्छा देखिए, ये थिकनेस बहुत ज़्यादा है, अपरेंटली इतना थिक होगा नहीं। beneath this thing thin layer there is a white, ठीक है बेटा, this is glass and that one is thin film, it is thin film। ये thin film की thickness है T, it's thin film ग्लास है और ये क्या है बेटा? थिन फिल्म है। वो जो केमिकल की लेयर लेंस के ऊपर कोटेड है, समझें कि वो लेयर है। यहाँ पर डायग्राम में बहुत ज़्यादा थिक बनाया हुआ है। लाइट इस थिन फिल्म के टॉप सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ लाइट इस थिन फिल्म के बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी।
light reflected from the top surface, some light entered into the film, कुछ इसमें एंटर हो गई, बॉटम सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई, दोनों वेव्स इमर्ज हुई, इस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस। और कुछ जो है इस नीचे ग्लास में ट्रांसमिट हो जाएगी ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये थिन फिल्म के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स की वजह से जब ये आपस में मिलेंगी दोनों लाइट रेज, तो फिर इन लाइट रेज के मिलने को इंटरफेरेंस कह रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में आपको कलर्स नजर आए। ऑलराइट, अब मैथमेटिकली हम इसके लिए क्या सॉल्व करेंगे? विच लाइट रे ट्रेवल्स मोर डिस्टेंस, रे 1 और रे 2? रे 2 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, याद रखिएगा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस path difference between light ray 1 and 2, between light rays 1 and 2, 1 and 2 will be 2t। path difference किसके बराबर? 2t। How does 2t? T is the thickness of the film. For normal incidence कह रहे हैं, अगर इस तरीके से normal incident हो तो फिर कितना फर्क आएगा? It will be 2t. Is it clear? Wavelength of waves in the film of refractive index n. Film का refractive index क्या है? n. Wavelength of waves light in the film of refractive index n is given by lambda n. It is equals lambda upon n, where what is lambda? It is wavelength in free space या air, wavelength in free space, या इसको आप वैक्यूम कह सकते हैं। फ्री स्पेस या वैक्यूम वाली वेवलेंथ, और जब किसी मीडियम में एंटर होती है तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उस वेवलेंथ को डिवाइड करेंगे तो आपको उस मीडियम में वेवलेंथ मिल जाएगी, जो कि फ्री स्पेस वाली वेवलेंथ से हमेशा कम होगी। हमेशा क्या होगी? कम होगी। मैक्सिमम वेवलेंथ किस में होगी? फ्री स्पेस में होगी। देन कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस it is 2t is equals m plus half lambda n। अब अगर मैं lambda n की जगह ये वाला वैल्यू लिख दूं, then it will be 2nt equals m plus half wavelength। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला, जो कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपोजिट है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की क्या है? अपोजिट। क्यों अपोजिट है? अब ये सुन लें। क्योंकि रे 1 और रे 2, रे 1 जो लेस डेंस मीडियम से डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्टेड लाइट है वो है, और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जनरल वेव प्रॉपर्टीज में, जब लेस डेंस मीडियम से डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी। तो इसका फेज चेंज हो चुका है, इसका फेज चेंज हो चुका है। कितना फेज चेंज हुआ है? 180 डिग्री, पाई रेडियन। कितना हो गया है? पाई रेडियन। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें वो पहले हाफ वेवलेंथ का इफेक्ट कैंसिल करना है, इसलिए m प्लस हाफ वेवलेंथ हम इस्तेमाल करें। ये बात ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये कंडीशन कब वैलिड होगी? जब
इस थिन फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉप और बॉटम जो मीडियम होगा, थिन के टॉप पर और थिन के मतलब फिल्म के टॉप और फिल्म के बॉटम पर जो मीडिया है, इन दोनों मीडिया से फिल्म का या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो या तो फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, फिर ये फॉर्मूला चलेगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म मस्ट बी आइदर ग्रेटर और लेस देन द मीडिया एट द टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ द फिल्म, देन दिस वर्क्स, अदरवाइज नॉट। ठीक है। देन कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, interference, it will be equals to NT equals m lambda. It's simple. These equation holds valid when the refractive index of film must be either greater or less than the refractive index of the media at the top and bottom of the film. Got it? तो ये हो गया thin film interference. The last topic of this wave optics section, it is it is Michelson interferometer actually. Newton's rings फिलहाल मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। 5 मिनट्स में मैं फिर कल या नेक्स्ट क्लास में मैं थर्मल फिजिक्स डिस्कस करूँगा इसको। कल देखते हैं बेटा। आई नो दिस जस्ट 5 मिनट्स, आपको 5 मिनट्स ऊपर मिल जाएंगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, it's some people pronounce it as Michelson, what do you call that? What you pronounce this? This is Michelson। अच्छा, T होगा तो मिचेल्सन होगा। इंटरफेरोमीटर क्या होता है? इट्स अ गुड थिंग। इंटरफेरोमीटर क्या होता है भाई? मेरी बात सुनो, कंफर्म करो इस डेफिनेशन, इसको है। एक मिनट रुको, नहीं it's not A, it's just L. Michelson. Now what you pronounce it? Michelson. माइकल में क्या आता है? MICHEL. It's MICHEL. So this is the correct spelling. Anyways, come back to the point. इंटरफेरोमीटर क्या है बेटा? इंटरफेरोमीटर समझें, इंटरफेरोमीटर वो डिवाइस है जो कि लाइट की वेवलेंथ मेजर करती है अगर डिस्टेंस नोन हो, और अगर वेवलेंथ गिवन है तो डिस्टेंस मेजर करेगी, स्मॉल डिस्टेंस। अ डिवाइस, एन इंटरफेरोमीटर which is used for the precise
an accurate measurement of wavelength when length is known. Also, it is used for the measurement of length when wavelength is known. This is the condition. इंटरफेरोमीटर वो डिवाइस है जो कि लाइट की वेवलेंथ को मेजर करते हैं उससे हम, अगर डिस्टेंस या लेंथ नोन होगी, और अगर वेवलेंथ नोन है तो लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट वेवलेंथ की हम आमतौर पर इसे करते हैं। और अगर कभी लेंथ को कैलिब्रेट करना हो, लाइक 1 मीटर कितना इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो आप प्रिसाइज मेजरमेंट मीटर की भी या लेंथ की भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से काम आता है। अच्छा, इंटरफेरोमीटर छोटे साइज़ के भी होते हैं और लार्जेस्ट साइज़ का इंटरफेरोमीटर है, दैट इज़ लीगो लैब में है। इट हैज़ ईच आर्म 4 किलोमीटर्स लॉन्ग। हर एक आर्म उसका कितना है? 4 किलोमीटर। 90 डिग्रीज पे 2 आर्म है, 4 किलोमीटर की एक आर्म की लेंथ है। तो ये लार्जेस्ट साइज़ का इंटरफेरोमीटर। स्मॉल साइज़ का इंटरफेरोमीटर जिसके आर्म की लेंथ 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो स्मॉलेस्ट लीगो लैब में, आई थिंक यूएस में, लीगो LIGO, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी वेव जिसमें डिस्कवर हुई थी। एग्जैक्ट नहीं, वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, सर्न लैब। आई थिंक लीगो लैब इज इन यूएस है। एनीवेज, इंटरफेरोमीटर जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, मिचेल्सन इंटरफेरोमीटर, इसमें 2 गिलास ब्लॉक्स हैं, सेम साइज, ठीक है, 45 डिग्रीज के एंगल पर इंक्लाइंड है। एक गिलास ब्लॉक का एक साइड सरफेस जो है वो सेमी सिल्वर सरफेस है। लाइट, एक मिरर सामने है, इट्स ए फिक्स्ड मिरर, और एक मूवेबल मिरर है। फिक्स्ड मिरर एंड मूवेबल मिरर, लाइट सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। ऑलराइट, लाइट जब इससे इस पहले ग्लास में एंटर होगी, इस सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जो सरफेस है ग्लास की, ये सेमी सिल्वर्ड है, दिस इज ए सेमी सिल्वर्ड सरफेस। लुक एट द डायग्राम, half of the light will be reflected and half of the light will be transmitted. जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इस ग्लास में से दोबारा गुजर रही है, इस जगह पे पहुंच रही है वापस। ये डायग्राम है, इसको डायग्राम में समझें बेटा। 2 मिरर्स हैं, फिक्स्ड मिरर, मूवेबल मिरर। दिस इज मूवेबल मिरर, that one is fixed mirror, इसको कहते हैं कंपनसेटर, इसको कहते हैं बीम स्प्लिटर। दोनों आइडेंटिकल ग्लास ब्लॉक्स हैं, लेकिन एक को हम बीम स्प्लिटर कह रहे हैं और एक को हम कह रहे हैं कंपनसेटर। 2 मिरर्स हैं, एक इस तरफ माउंटेड है, एक मूवेबल है, और एक क्या है? फिक्स्ड मिरर है। मेक इट क्लियर। लाइट इन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो एक ही जगह पर मिल रही है। ये देखें, यहाँ पर है व्यूइंग टेलीस्कोप, दिस इज व्यूइंग टेलीस्कोप। What happens? Look here. सिंगल लाइट वेव 2 पार्ट्स में स्प्लिट की इस ग्लास से, पहले ग्लास से। ये जो इसका सरफेस है ये सेमी सिल्वर्ड सरफेस है,
ये सरफेस क्या है बेटा? सेमी सिल्वर्ड सरफेस। तो सेमी सिल्वर्ड सरफेस से क्या होगा? 50% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 50% लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। एग्जैक्टली जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ऊपर वाले मिरर से रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, इस पॉइंट पर पहुंची, और जो ट्रांसमिटेड है वो पहले एक और गिलास में से गुजरी, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, वो भी इधर आके मिली। अब ये एक लाइट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके फिर दोबारा मिलाया गया, मिलने को हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। तो इंटरफेरेंस होगी, यहाँ पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न है, किसमें हो रहा है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। वंस इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, इसका मतलब द इंस्ट्रूमेंट इज परफेक्टली अलाइंड एक्चुअली। एक मरतबा जब इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आने लगेगा तो इसका मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली क्या हो गया? अलाइन हो गया। अब होगा क्या? मेजरमेंट कैसे लेनी है? जब ये मूवेबल मिरर को थोड़ा सा हिलाएंगे, जो डिस्टेंस आपने इसको मूव किया, दिस इज एक्स। जो डिस्टेंस आपने इस मूवेबल मिरर को मूव किया, द डिस्टेंस इज एक्स। इस मिरर को मूव करवाने से जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आएगा, उसमें या तो नंबर ऑफ बैंड्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे इस मिरर को हिलाने से। द नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यू नीड टू काउंट दैट, कि 10 बैंड्स बढ़ गए या कम हो गए, या 15 हो गए कम या ज़्यादा हो गए, मिरर को मूव कराने से मिल रहा है आपको। अब कंडीशन क्या है? अब आप देखें, ये कहलाता है आर्म, दिस इज कॉल्ड आर्म, आर्म 1, आर्म 2, दिस इज आर्म, दिस इज अनदर आर्म। दोनों आर्म्स की लेंथ बराबर है, मिरर को मूव करवाया, आर्म्स की लेंथ में फ़र्क आ गया। अब आर्म्स की लेंथ में फ़र्क आया, पहले बराबर थी, अब लेंथ बढ़ गई, तो कितना पार्ट डिफरेंस हुआ? x नहीं 2x, एक बार जाने में और एक बार वापस आने में। लाइट गई और वापस आई, डिस्टेंस 2x चेंज हो गया। सो पार्ट डिफरेंस क्या है? 2x। कंडीशन क्या है? सेम वही कंडीशन है जो हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी, बट इस बार सिर्फ आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? कंडीशन, अरे इसकी ली थी आप लोगों ने, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस it is 2x is equals m lambda. M is the number of fringes changing number of fringes removed or added into the screen, removed or added into the screen. That's it. मिरर को हिलाने से नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो स्क्रीन में जो डिस्प्ले पे आपको नजर आ रहे होंगे वह तो चेंज हो जाएंगे, वो जो चेंज हो रहे हैं इट इज द नंबर ऑफ राइट वैल्यू ऑफ m। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखें, अगर आप इसमें से वेवलेंथ पता है तो x सॉल्व हो जाएगा, x पता है तो वेवलेंथ सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। लार्जेस्ट साइज का इंटरफेरोमीटर के आर्म्स की लेंथ कितनी है? 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। इसको कंपनसेटर क्यों कहते हैं? कंपनसेट कर रहा है, किस चीज़ को कंपनसेट कर रहा है? जो मिरर, मूवेबल मिरर पे लाइट जा रही है, उसने गिलास में से 3 मरतबा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कैसे? 1, 2 एंड 3। पहले ये एंटर हुई, दूसरा जब रिफ्लेक्ट होकर फिर दोबारा गिलास में से गुजरी, तीसरी मरतबा वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आई, फिर गिलास में से गुजरी। तो जो मिरर फिक्स्ड मिरर पे जा रही है उसको भी सेम कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन उसके लिए रखने के लिए उसके भी रास्ते में क्या रखा है? गिलास रखा, ताकि वो भी गिलास में से 3 मरतबा गुजरे। एक मरतबा ये एंटर हुई, दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? कंपनसेटर कह रहे हैं। ये कंपनसेट कर रहा है, हिसाब बराबर कर रहा है, दोनों लाइट वेव्स के लिए सेम फिजिकल कंडीशंस हो, ये उस चीज़ को इंश्योर कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। इसको स्टॉप कर दो बेटा, स्टॉप।